मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज श्री विजयनगर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो मैं आपको हिंदी करवा रही हूँ। इसमें आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है हिंदी में अपना चल रहा है वाचन। तो मैंने इससे पहले आपको वाचन का अर्थ करवाया था और वाचन में अंतर करवाया था। तो वाचन क्या होता है? वाचन होता है किसी भी चीज को देखकर बोलना, और वाचन में मैंने आपको अंतर करवाया था, जैसे वाचन और मौन वाचन में क्या अंतर है। वाचन तो क्या होता है, हम बोलकर करते हैं। मौन वाचन हम शांति में चुपचाप रह के करते हैं। तो आज मैं जो करवाऊंगी आपको वो करवाऊंगी इसका महत्व। किसका महत्व? वाचन का महत्व। 1 नंबर आपका है वाचन का महत्व। वाचन का क्या महत्व है? जो वाचन होता है उसका क्या महत्व होता है। वाचन जैसे कि कभी भी जब कोई व्यक्ति क्या करता है, गलत वाचन करता है, तो हम क्या करते हैं, उसको देख के या तो हास्यास्पद हो जाते हैं या उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। लेकिन जो हमारा वाचन है, वाचन में दोष किसका होता है? जब हम शिक्षा के दौरान हमारे को पढ़ाया जाता है कि जो हमारा शिक्षक होता है अगर वो हमारा वाचन सुधारे तो हमारा वाचन सुधर सकता है। तो इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होती है किसकी होती है? शिक्षक की होती है हमारे वाचन दोष में। तो जब हम किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कहाँ से पढ़ के आए हो और कहाँ पर आपकी पढ़ाई चल रही है, तो इन सब चीजों का ध्यान आप कब देते हैं? जब उसके वाचन में क्या होती हैं, गलतियां होती हैं या त्रुटियां होती हैं। तो इसमें है पढ़ना शब्द प्राप्ति का है कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा वाचन है परंतु उनमें उनका कोई दोष नहीं होता। दोष तो उनका किसका होता है? उसके शिक्षकों का होता है, जो उसके वाचन में सुधार नहीं करते। तो जो वस्तु आज रुचिकर है और वो कल को अरुचिकर बन सकती है, क्योंकि जो हमारा ज्ञान है, हमारी नॉलेज है, उसको हमें क्या करना है, हमें हमेशा बढ़ाते ही रहना चाहिए। जैसे कि हम वाचन करते हैं, अगर वाचन को हम क्या करते हैं, वाचन करना छोड़ देते हैं, तो हमारे वाचन में क्या त्रुटियां पैदा हो जाती हैं। और वाचन में कब आनंद आता है? जब वाचन में आनंद कब आता है, हमारे साहित्य में आनंद कब आता है? जब हम किसी चीज को अगर हम शुद्ध पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं, तो साहित्य पढ़ने में भी हमें तभी आनंद आता है। और यदि पठन को जो हमारा पढ़ने का तरीका है, पठन कौशल की भाषा में अन्य कौशल को विकसित किया जा सकता है। जैसे कि हम वाचन के दौरान क्या करते हैं, सबसे पहले उस चीज को सुनते हैं, सुनने के बाद हम क्या करते हैं, उस चीज को समझते हैं। सबसे पहले उस चीज को सुनते हैं, फिर उसको समझते हैं, फिर उसके बाद उसको पढ़ते हैं और लास्ट में उसको क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ये हमारे भाषा कौशल का विकास है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा वाचन है, उस वाचन को सुधारने के लिए हमें बालक को पढ़कर समझने लगे हैं और समझकर क्या करने लगे हैं, उसे पढ़ने लगे हैं, आदि शब्दों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो हमारे जो वाचन का महत्व है उसमें जो आपका 2 नंबर पॉइंट में वो है सुर लहर, यानी कि आपका जो है इसमें वाचन के महत्व में इसमें पहला है आपका सुर और लहर। सुर और लहर होता क्या है? सुर और लहर में क्या होता है, जब हम अलग अलग संवेगों को प्रकट करते हैं, यानी कि जो हमारे संवेग होते हैं, संवेगों में आ जाता है। जैसे आपको रोते हो, जब कोई पीड़ा होती है तो रोते हो, जब कोई खुशी होती है तो हंसते हैं, जब कोई भूख लगती है तो हमें भूख लगती है तो हम खाते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे संवेग होते हैं। सुर और लहर में क्या होता है, जब अलग अलग संवेगों को प्रकट करते हैं तब हमारी क्या होते हैं, सुर लहर भी अलग अलग हो जाते हैं। अगर हम किसी चीज को, नाटक को हम करते हैं तो नाटक में क्या हमारे बोलने का तरीका होता है, और जब हम किसी गीत संगीत को बोलते हैं तो हमारे उसमें क्या होते हैं, सुर होते हैं। और जब हम किसी चीज को देखकर पढ़ते हैं तो वो क्या हो जाती है, साहित्य को पढ़ते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, लहर हो जाती है। तो ये क्या चीजें हैं, जैसे सदिग्ध, अच्छा, आश्चर्य आदि, ये चीज किसमें आ जाती है, हमारे संवेगों के अंदर आ जाती हैं। दूसरा है गति। वाचन के अंदर दूसरा नंबर है आपकी गति। तो जो आपके पढ़ने की गति है वो क्या हो सकती है, मंद भी हो सकती है, तेज भी हो सकती है। इसमें क्या होता है, बोलने की गति न तो अत्यधिक तीव्र होनी चाहिए और न ही मंद होनी चाहिए, और इसमें अत्यंत मंद गति होनी चाहिए। परंतु जो हमारे भाव प्रकट होते हैं
उन भावों को प्रकट करने के लिए हमारी गति क्या होनी चाहिए, मध्यम होनी चाहिए। उसके बाद आपका आगे आ जाता है चौथा तीसरा है आपका सुर है जो हमारा, इसे स्वराघात भी कहा जाता है। यथावत आवश्यक क्या होता है, स्थलों पर उचित बल देते हुए हम क्या करते हैं, जब कोई वाक्य बोला जाता है तो उसे, जैसे आप कविता वगैरह बोल रहे हो तो इसमें किसकी आवश्यकता होती है, सुर। तो इस चीज का भी हमें वाचन करते समय ध्यान में रखना चाहिए। अब आपकी आगे है वाचन की शिक्षण विधियां। ये तो हो गया आपका वाचन का महत्व। अब है वाचन की शिक्षण विधियां। वाचन की शिक्षण विधियां कि वाचन को हम किस प्रकार से सुधार सकते हैं, किन तरीकों से इनको सुधार सकते हैं, शिक्षण विधियां। तो इसमें सबसे पहली विधि है जो वो है आपकी देखो और कहो। ये आपकी पहली शिक्षण विधि है, देखो और कहो। इसमें क्या है, जैसे कि आप कुछ शब्द बोर्ड पे लिख देते हो, जैसे मर्म हो गया, गर्म हो गया, भरम हो गया, ठीक है। तो ये आपकी पहली शिक्षण विधि है, देखो और इसको कहो। जब हम क्या करते हैं, शाम पट पर यानी कि ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख देते हैं, तो उसको वाक्य लिख देते हैं, तो उसको बच्चों को कहते हैं कि पहले आप इस चीज को देखो और कहो। जैसे कि मर्म हो गया, गर्म हो गया, भर्म हो गया। तो इससे क्या होता है, हमारे वाचन में सुधार होता है। अब दूसरा है अक्षर बोध विधि। दूसरा आपका है अक्षर बोध विधि। इसमें क्या होता है कि आप बच्चे को, जैसे हो गया, आप जैसे कमल हो गया, नल हो गया, नल हो गया और जल हो गया। कमल, नल और जल हो गया। इसमें क्या अक्षर बोध, जैसे कि आपके अक्षर बोध कै ख गैड है ना, ये क्या आपके हो गए व्यंजन हो गए, कै ख गै, ये आपके क्या हो गए व्यंजन हो गए। तो इसमें आप बच्चों को कै ख गैड सिखाते हो, तो उसमें क्या है, जब बालक को इन वर्णों को पहचान कर उनको उच्चारण के स्थान पर अनुसार उनको क्या करते हैं, उच्चारण कर लेते हैं, तब उनको शब्द दिए जाते हैं। जैसे आपने बच्चे को पूरी ये वर्णमाला सिखा दी, जैसे कै ख गैड है, उनको बोला कि आप इन अक्षरों को पहचान कर लिखो, तो वो क्या करेंगे, ये कमल हो गया, नल हो गया, तो जैसे उनको उनका व्यंजनों का पता है कि कौन कौन से व्यंजन हैं, तो उसके आधार पर वो शब्दों को जोड़कर बोलते हैं, तो भी हमारे वाचन में क्या होता है, सुधार होता है। अक्षर बोध यानी कि आपने अक्षरों का बोध करवा दिया, पहचान करवा दी बच्चों को। उसके बाद आपका तीसरा है ध्वनि साम्य विधि। तीसरी है आपकी ध्वनि साम्य विधि। इसमें क्या होता है कि जो आप शब्द दे रहे हो वो सारे एक ही उच्चारण होना चाहिए। जैसे आपने लिख दिया श्रम, लिख दिया, इसमें हो गया श्रम, हो गया आपका क्रम, हो गया भ्रम, हो गया श्रम, क्रम, भ्रम, श्रम, क्रम और भ्रम। तो इसमें क्या सारों में रह आ रहा है, तो इसमें क्या होगी, जो आपकी ध्वनि है बोलने का तरीका वो साम्य विधि होगी। जैसे श्रम, क्रम और भ्रम हो गया। इसमें बालक को क्या होता है, समान विधि वाले शब्द सिखाए जाते हैं, जिससे बालक को उनके बोलने में त्रुटि न आए। तो तीनों शब्द में रह तो श्रम, क्रम और भ्रम हो गया। उसके बाद आपका आगे चौथा आ जाता है अनुध्वनि विधि। चौथी विधि है जो आपकी अनुध्वनि विधि। तो इसमें देखो अनुध्वनि विधि, जैसे इसमें ए, उ, ई के आ रहा है, जैसे PUT पट, पुट, PUT पुट, CUT कट, तो इसमें उ आ गया, इसमें ए आ गया। तो इसमें देखो PUT पुट, उ की आवाज आ रही, CUT कट, तो इसमें ए की आवाज आ रही है। उसके बाद है BUT बट,
BUT बट। तो इसमें किसकी आवाज आ रही है? ब और ए की। तो इसमें क्या आ गया आपका? ब और ए, दो शब्द आ गया। इसमें उ आ गया, इसमें कट क और ए की आवाज आ रही है। BUT बट बर्थ, इसमें ब और टी की आवाज आ रही है। तो ये आपका क्या हो गया? अनुध्वनि हो गया। इसमें क्या अक्षर एक ध्वनियों के शब्दों को सिखाया जाता है। इसमें शिक्षक एक शब्द कहता है और छात्र उस शब्द की ध्वनि का क्या करता है? अनुकरण करता है, उसको सुनकर उसका अनुकरण करता है। अब आपकी आगे पांचवी जो विधि है वो कौन सी विधि होगी आपकी? भाषा शिक्षण यंत्र। भाषा शिक्षण यंत्र। भाषा शिक्षण यंत्र। इसमें क्या? भाषा शिक्षण यंत्र में जैसे आपका ग्रामोफोन हो गया, ग्रामोफोन में एक तवे में सब क्या भरा जाता है। और ये आपका क्या हो गया? भाषा शिक्षण तंत्र। जैसे कि शिक्षक बोलता है उसको भरकर बालक को क्या करवाता है? उस चीज का अनुसरण करता है, उससे उसके उच्चारण में एक रूपता आती है। उसके बाद आपका छठा है, जैसे कि आपका हो गया समवेत पाठ की विधि। समवेत पाठ की विधि। समवेत पाठ की विधि, इसमें क्या होता है? समवेत पाठ की विधि में अध्यापक पाठ के एक अंश और भावपूर्ण रीति से पढ़ता है और कक्षा में सब छात्रों को सामूहिक रूप से उसका आवर्ती करने को कहता है। यानी कि जो शिक्षक पढ़ रहा है और उसको क्या करता है? एक ग्रुप में सारे बच्चों को क्या कहता है कि मैं पढ़ता हूँ और आप उस चीज का क्या करो? उसको सुनो और उसकी सामूहिक ढंग से उसकी आवर्ती करो। इससे वाचन एवं स्वर के साथ संस्कार को दृढ़ता मिलती है। उसके बाद आपका सातवां आ जाता है आगे संगति विधि। सातवां है आपका संगति विधि। संगति विधि, इस विधि को मोंटेसरी विधि भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम बच्चों को कुछ खिलौने चित्रों के माध्यम से ज्ञान करवाते हैं। जैसे कि आपने कुछ चित्र और खिलौने लिए और उसके सामने जैसे कि आपने बिल्ली का चित्र ले लिया, उसका ले लिया, खरगोश का चित्र ले लिया, तो उसके आगे आप बच्चे को वो चित्र के सामने लिख देते हो। तो वो बच्चा क्या करता है? उस चीज को देखकर उस चीज की पहचान करता है। इस विधि में क्या होता है कि मोंटेसरी विधि कहते हैं बहुत सी वस्तुओं के चित्रों को आधे नाम लिखकर रख दिए जाते हैं और कार्डों को क्या करते हैं? अध्यापक फेंक देता है। जैसे बिल्ली का चित्र लगाया तो सारे कार्ड बना के बच्चे के आगे फेंक दिया। अब जो चित्र उसने देखा, जैसे कुत्ते का चित्र देखा तो वो जो पढ़ेगा उस अक्षर को देखेगा, उससे क्या उस चीज का उसे पता चल जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? वाचन की शिक्षण विधियां होगी। वाचन का महत्व हो गया, वाचन की शिक्षण विधियां होगी। अब जो आगे करवाऊंगी उसको मैं, वो है वाचन के दो। अब आपका आगे है कि सुंदर वाचन। आगे तीसरा पॉइंट आपका आ जाता है सुंदर वाचन। सुंदर वाचन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। अगर हमें सुंदर वाचन करना है तो उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? तो नंबर 1 है इसमें कि आपको 45 डिग्री कोहनी पर क्या करना है? 45 डिग्री कोहनी पर कोण बनाते हुए पुस्तक को बाएं से दाएं की ओर पढ़ें। पुस्तक को आप जैसे कि आपकी बुक है तो बुक को आपको क्या करना है? 45 डिग्री आपकी कोणी का कोण बना के उसको बाएं से दाएं की ओर पढ़ना है। वाचन को सुधारने के लिए बाएं हाथ में 1 फीट की दूरी, बाएं हाथ में क्या करना है? बाएं हाथ से 1 फीट की दूरी से
पुस्तक को क्या करना है, पढ़ना है, रीड लगाना है। ऐसे करके पुस्तक को आगे रख के रीड करना है 45 डिग्री का कोण बना के। उसके बाद 2 नंबर बात है आपकी, जो किस बात को ध्यान रखना है, पुस्तक पर नजर गड़ी न रहे। पुस्तक पर नजर गड़ी न रहे, केवल उतनी ही सामग्री मुंह में ग्रहण करें जो कि सामने वाले के सम्मुख होकर बोल सकें, कि आपको केवल बोल सकें, कि केवल आपको उतनी चीज रीड करनी है, उतनी चीज पढ़नी है जैसे कि आप अगले को बता सकें। उसके बाद तीसरा नंबर है जो आपका, वो है कि पढ़ने की गति है, पढ़ने की गति न तो मंद, पढ़ने की गति न तो मंद और न तेज, कि जो आप पढ़ रहे हो उसको न तो आप एकदम से धीरे धीरे बोलोगे और न ही जल्दी जल्दी बोलोगे। एक ही सुर में आपको उस चीज को बोलना है जिससे कि अगले को आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद आपका चौथा है वाचन के समय। चौथा है बोलते समय, वाचन के समय मेज आदि का सहारा न लें, मेज आदि का सहारा न लें। केवल आपको जो बच्चे को पढ़ा रहे हो एकदम सीधे खड़े होके पुस्तक को हाथ में लेके ही पढ़ाना है, मेज आदि का आपको सहारा नहीं लेना, तो भी आपके वाचन में सुधार आएगा। उसके बाद आपका आगे 5वां पॉइंट है इसमें कि प्रत्येक शब्द का उच्चारण स्पष्ट हो, प्रत्येक शब्द का उच्चारण स्पष्ट हो, प्रत्येक शब्द का उच्चारण क्या आपका स्पष्ट हो। उसके बाद आपका आगे 7वां आ जाता है, 5वां 6वां आ जाता है, स्वर इस प्रकार उच्चारित करें कि स्वर इस प्रकार उच्चारित करें कि श्रोता का सुनने वाले श्रोता को समझ में आ जाए, कि स्वर इस प्रकार उच्चारित करें कि श्रोता होता है सुनने वाले को समझ में आ जाए। उसके बाद आपका है वाचन के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अक्षर उच्चारण, शब्द उच्चारण, अक्षर उच्चारण, शब्द उच्चारण, ध्वनि, शब्द उच्चारण, अक्षर उच्चारण, शब्द उच्चारण हो गया। उसके बाद बल, ध्वनि होगा, बल हो गया, स्वरारोहण आदि का ध्यान रखना, किस का, अक्षर उच्चारण और शब्द उच्चारण, ध्वनि, बल, स्वरारोहण आदि का ध्यान
रखना, अशुद्धियों को बालक से दूर करवाने का प्रयत्न करना चाहिए। आगे 8वां है अशुद्धियों का बालक से दूर करवाने का प्रयत्न करना चाहिए। अशुद्धियों को बालक से दूर करवाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये आपका हो गया सुंदर वाचन में। सुंदर वाचन, आपको वाचन सुंदर करना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि 45 डिग्री का कोण बना के पुस्तक को हाथ में लेकर और आंखों से 1 फीट की दूरी रखनी चाहिए। उसके बाद है पुस्तक पर नजर गड़ी न रहे कि आपको जो आप पढ़ा रहे हो उस चीज को उतना ही ग्रहण करो, अपने मुंह में भरो कि अगले के सम्मुख होकर बोल सको। उसके बाद आपका है कि पढ़ने की गति न तो मंद होनी चाहिए और न ही तेज होनी चाहिए। फिर है वाचन के समय वेद आदि का सहारा न ले बोलते समय। उसके बाद है प्रत्येक शब्द का उच्चारण स्पष्ट हो। उसके बाद है स्वर इस प्रकार उच्चारित करो कि श्रोता को समझ में आ जाए, सुनने वाले को। वाचन के समय अक्षर उच्चारण, शब्द उच्चारण, ध्वनि बल, स्वरारोहण आदि का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद अशुद्धियों को बालक से दूर करवाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये हो गया आपको कि आप वाचन के समय किन किन बातों का ध्यान रखते हो। तो आज मैंने जो करवाया था कि वाचन का क्या महत्व है, उसके बाद आपको करवाया था वाचन का महत्व, फिर वाचन की जो शिक्षण विधियां थी कि आप कौन कौन सी विधियों से आप वाचन में सुधार सकते हो। फिर जब आप वाचन करते समय आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये जो आपका आगे रह गया कि इसके हमें क्या लाभ है, क्या दोष है, तो वो मैं आपको कल की क्लास में करवाऊंगी। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।